वेलकम बैक। आइए हम शुरू करते हैं जहाँ से लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया था। आज देखिए, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है द हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, ये इस इंडेक्स का 28वां एडिशन था और इस इंडेक्स में 12 जो पॉइंट्स हैं उस पर फ्रीडम्स को कवर किया गया। तो इसके हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली फ्रीडम है आपकी सिंगापुर में, फिर है आपका स्विट्ज़रलैंड, फिर है उसका आयरलैंड। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है? इंडिया की रैंकिंग 131 है, जो आपको याद रखने की चीज़ है। उसके बाद है के शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी क्या होता है? देखिए, जब किसी भी इकोनॉमिक डाउनटर्न के बाद जब इकोनॉमी फिर से ग्रो करना शुरू करती है तो इकोनॉमी डिफरेंट शेप्स में ग्रो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें, जैसे ये एक इकोनॉमिक नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है और उसके बाद कुछ डाउन होता है। अगर इकोनॉमी यहाँ से मान लीजिए किसी इवेंट की वजह से डाउन होती है और इस लेवल पर आ जाती है, उसके बाद फिर से होगा। तो देखिए, इसमें डिफरेंट शेप्स आपके इकोनॉमिक रिकवरी के लिए बताए गए हैं। वी शेप रिकवरी कैसे होती है कि इकोनॉमी इस लेवल से डाउन होकर यहाँ तक आती है और फिर से यहाँ तक आती है, फिर उसके बाद ग्रो होकर वापस इस लेवल तक पहुँच जाती है। ये आपकी होती है वी शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी क्या होता है? के शेप रिकवरी होता है कि इसमें एक सेक्टर ग्रो करता है तेज़ी से और दूसरा सेक्टर जो है वो डाउनवर्ड ही रहता है। शेप यहाँ पर नहीं है, इस प्रकार का कुछ शेप बनता है कि एक सेक्टर ग्रो करता है, दूसरा सेक्टर आगे बढ़ता रहता है, फिर से मतलब वो इकोनॉमिकली रिकवर हो जाता है और एक सेक्टर जो है वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड शेप में रहता है। तो जो इंडिया में पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकोनॉमी, ये एक मुंबई बेस्ड थिंक टैंक है और इसने कहा है कि जो इंडिया में कोविड के बाद इकोनॉमिक रिकवरी हुई है वो कैसी हुई है? वो के शेप हुई है। ओके। उसके बाद आपकी ऑक्सफैम की रिपोर्ट है 2022 की, इसका टाइटल है इनइक्वालिटी किल्स। ये क्या कहती है कि 1% लोग जो हैं वो बॉटम के 50% लोगों से 20 गुना ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्वायर किए हुए हैं। इंडिया में 84% हाउस होल्ड जो है उन्होंने अपनी इनकम में डिक्लाइन देखा है, जबकि जो बिलियनर्स की संख्या है वो 102 से बढ़ के 142 हो गई है। ठीक है, अब देखिए इसकी फाइंडिंग क्या है। इसकी फाइंडिंग के हिसाब से है कि जो दुनिया के 10 रिचेस्ट लोग हैं उनकी इकनॉमी, उनकी जो इनकम है वो डबल हो गई है, बट बाकी जो 99% लोग हैं उनकी जो कंडीशन है वो सफ़र कर रही है। टॉप 1% है मोर देन 20% फॉर ऑफ द बॉटम 50% वेल्थ। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के अंतर्गत शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है। ठीक है, और इसका नॉलेज पार्टनर है टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ओके, और इसका एम क्या है कि कार्बन जो कार्गो हैंडलिंग है उसमें कार्बन इमिशन को 30% तक घटाना। कब तक? 2030 तक। और इसमें 5 ब्रॉड एरियाज़ कौन से हैं? पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नेटवर्क की पार्टनर्स एंड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन, एक्सप्लोर एरिया ऑफ वर्क, आउटकम प्रोजेक्ट्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, फिर इसके बाद है भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। ये है निवेशक दीदी। किसने शुरू किया है? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। कहाँ पर? डल लेक ऑफ श्रीनगर। जो आपको इतना ही चीज़ें याद रखनी है। किसने शुरू किया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। नाम क्या है? निवेशक दीदी। और कहाँ पर? डल लेक ऑफ श्रीनगर। ओके, फिर इसके बाद आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लिफ। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 107। ठीक है, जिसे रखा गया है सीरियस कैटेगरी में। अब कमाल की बात यह है कि इंडिया के नेबर्स जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान नीचे, बाकी श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान को ऊपर रखा गया। जबकि ये 2 देश ऐसे हैं
इंक्लूडिंग नेपाल, जहाँ पर फूड क्राइसिस चली है हाल फिलहाल के समय में। श्रीलंका में तो हालत ये होती कि इंडिया ने मदद देकर उसको बचाया, फिर भी इंडिया को श्रीलंका से नीचे रखा गया है। ओके, सबसे खराब रैंकिंग है यमन की। इसके बाद देखिए, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 4 इंडिकेटर्स पे कवर किया था: चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 4 ऐसे इंडेक्स हैं जिन पर आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को काउंट किया जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग होता है का मतलब जो जैसे चाइल्ड की जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमल लेवल पर नहीं है। अंडर नरिशमेंट का तो आप मतलब समझते हैं कि माल न्यूट्रिशनड है। अंडर वेस्टिंग का मतलब होता है कि उसका वेट जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल पर नहीं है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब ये होता है कि बच्चे की डेथ अगर हो जाती है किसी न्यूट्रिशन रिलेटेड इशू की वजह से, तो वो आपका इसमें काउंट होता है। ठीक है, देखिए इसमें अफ्रीका, साउथ सहारा रीजन और साउथ एशिया रीजन को हाईएस्ट हंगर लेवल पर रखा गया है। फिर इसके बाद है आपका पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट। ये कहाँ पर हुई? वाराणसी में हुई, इसलिए इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है, इसमें क्या किया गया? इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। तो देखिए पहला कौन सा है? नेशनल वाटरवे 1, ये गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, हल्दिया से इलाहाबाद। फिर नेशनल वाटरवे ये ब्रह्मपुत्र में सादिया से धुबरी। तीसरा है आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल, कोल्लम से कोट्टापुरम। और फिर आपका फोर्थ कौन सा है? कृष्ण रिवर पे विजयवाड़ा तो मुक्त्याला, ओके, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। इंडिया का फर्स्ट नॉर्वेजियन ग्रीन बॉन्ड, ये किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड्स एक ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है ग्रीन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट, जैसे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, आपका विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है, बायो गैस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो उन प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए जो बॉन्ड रिलीज़ किए जाते हैं स्पेसिफिकली उन्हें कहा जाता है ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, सॉवेजियन बॉन्ड्स कौन होते हैं? सॉवेजियन बॉन्ड्स वो होते हैं जिनको किसी कंट्री की गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, तो वो कहलाते हैं सॉवेजियन। तो ये भारत का पहला सॉवेजियन ग्रीन बॉन्ड है। ओके, अब देखिए पंचमित्र क्या है? पंचमित्र जो इंडिया के क्लाइमेट एक्शन पे टारगेट लिए गए हैं, उसमें क्या है आपका? जैसे क्या है आपका पहला टारगेट क्या है? रीच 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के थ्रू 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना 2030 तक। ठीक है, 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इसके बाद कौन सा? रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030, यानी अपने कार्बन इमिशन जो प्रोजेक्टेड है उसको 1 बिलियन टन कम करना 2030 तक। फिर जो कार्बन इंटेंसिटी है उस इकोनॉमी की, उसे 45% रिड्यूस करना 2030 तक। ठीक है, 2005 के लेवल से। और फिर अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशन बाय 2070। नेट जीरो इमिशन क्या होता है? नेट जीरो इमिशन का मतलब होता है कि जितनी कार्बन आप जनरेट कर रहे हैं उतनी ही कार्बन आप एटमॉस्फेयर से वापस ले रहे हैं। ये किया जाता है कार्बन कैप्चरिंग टेक्निक के थ्रू, प्लांटेशन या बाकी और जो टेक्निक्स हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पंचमित्र हैं। ओके, फिर उसके बाद है 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया। ये आपका कहाँ पर हुआ? कोच्चि, केरला में। इसका थीम क्या थी? इंडिया आज़ादी एट 75, सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी। ये किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ केरला। ठीक है, इसमें देखिए अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इसका मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड मिला। ठीक है, बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड मिला है नवी मुंबई को। फिर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट का अवार्ड मिला है न्यू टाउन कोलकाता को। और बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड मिला है चेन्नई को। और भोपाल को सिटी लिंक लिमिटेड को मिला है मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म का अवार्ड। ठीक है, इंदौर को मिला है बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। अब देखिए
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश को मिला है द बेस्ट मल्टी मोडल इंटीग्रेशन मेट्रो रेल के, ठीक है। और बेस्ट मेट्रो रेल फॉर पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन का मिला है बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को। ओके, इसके बाद है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, ये लॉन्च किया है आपका वर्ल्ड वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें टॉप पर आपका स्विट्ज़रलैंड है, सबसे लास्ट में आपका गिनिया है, उसके पहले इराक है और फिर बुरुंडी है। चाइना इसमें 11वें नंबर पर है और इंडिया इस बार जो है 40वें स्पॉट पर है, पहले इसकी रैंकिंग 46 थी, ठीक है। इस इंडेक्स को निकालता कौन है? वीपो और इनसीड, साथ इनसीड ने इसको शुरू किया था, बाद में 2021 से इसे वीपो निकाल रहा है और पोर्टलेस इंस्टीट्यूट इसके साथ है, ठीक है। इसके बाद स्टेट लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड सर्वे 2022 का, इसको रिलीज़ कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो लीड्स में तीन पिलर्स पे फोकस किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें 4 कैटेगरी में स्टेट्स को बांटा गया, लैंडलॉक, कोस्टल, नॉर्थ ईस्टर्न एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और ग्रेडिंग किया गया अचीवर, फास्ट मूवर और एस्पायर्स में। तो लैंडलॉक स्टेट्स में अचीवर्स में कौन कौन है आपका? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में आता है? अचीवर्स में। फास्ट मूवर्स में मध्य प्रदेश, राजस्थान और एस्पायर्स में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। कोस्टल रीजन्स में अचीवर्स हैं आपके आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। फास्ट मूवर्स में केरला, एस्पायर्स में गोवा, वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अचीवर है आसाम, फास्ट मूवर्स है सिक्किम एंड त्रिपुरा, और एस्पायर है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। यूनियन टेरिटरीज़ में दिल्ली और चंडीगढ़ आपके अचीवर्स हैं, पुडुचेरी आपका फास्ट मूवर है और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो आपकी एस्पायर्स में हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी रिपोर्ट आती है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अंकटाड की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसको रिलीज़ किया गया जेनेवा में, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो 2.5% तक स्लो डाउन हो जाएगी 2022 में और 2.2% ड्रॉप करेगी 2023 में, ठीक है। ये इसकी मेन वो थे। फिर उसके बाद नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, ये मिला है आपका 2022 का, ये मिला है बेंस, बर्नैक, डगलस H.W. डायमंड और फिलिप H. डायविक को, ठीक है। इनका किस लिए मिला है? फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ बैंक्स इन द इकोनॉमी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। इस वजह से इनको अवार्ड मिला है, जिसमें आपके बेन एस बर्नैक जो है वो हेड रहे हैं यूएस सेंट्रल बैंक के, ठीक है। इन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से जो बैंक फेलियर था वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1930 के ग्लोबल डिप्रेशन में। इसके अलावा डगलस W. डायमंड एंड फिलिप H. डायविक इन्होंने दिखाया था आपका कि वाई बैंक एग्जिस्ट, हाउ देयर रोल इन सोसाइटी मेक देम वनरेबल ऑफ टू रूमर्स अबाउट देयर इम्पेंडिंग कोलैप्स, ओके। देखिए ये अल्फ्रेड नोबल ने शुरू किया था, वैसे नोबेल प्राइज़ तो, बट जो इकोनॉमिक्स का नोबेल था वो 1968 में शुरू किया गया है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022, इसमें थीम थी इसकी करेक्टिंग कोर्स, और ये कोविड-19 पेंडेमिक पर बेस थी कि उस तरीके से किस तरीके से ग्लोबली पॉवर्टी बढ़ी है इंडिया में और दुनिया के देशों में। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये किसने कब लॉन्च की गई? सितंबर 2022 में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की नई दिल्ली में। ये सितंबर 17, 2022 को लॉन्च की गई विज्ञान भवन नई दिल्ली में। लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं? लॉजिस्टिक्स उस प्रोसेस का नाम है जिसके तहत किसी रिसोर्स को एक्वायर किया जाता है, स्टोर किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसकी फाइनल डेस्टिनेशन को। फॉर एग्जांपल आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि आप फ्लिपकार्ट के थ्रू स्मार्टफ़ोन ऑर्डर करते हैं, तो स्मार्टफ़ोन क्या होता है? एक
अगर मान लीजिए आपने मोटरोला का या किसी भी और कंपनी का कोई स्मार्टफ़ोन ऑर्डर किया है, तो वहाँ से आप कंपनी से स्मार्टफ़ोन बनता है, वो पहले फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में जाएगा, फिर वेयर हाउस से वो एक आपके पास का जो उसका एक क्या कहते हैं कलेक्टिंग हब होगा, वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से वो डिलीवरी एजेंट के थ्रू आप तक पहुँचेगा। तो इस मोबाइल फ़ोन के बनने से लेके आप तक पहुँचने के बीच की जो पूरी प्रोसेस है वो कहलाती है लॉजिस्टिक्स। तो इस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च करी है। ठीक है, ये पॉलिसी जो है वो कम्प्रहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के थ्रू 8 की एरियाज़ में बांटी गई है। वो कौन कौन से हैं? इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड बेंचमार्किंग, क्वालिटी सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड, लॉजिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टेट एंगेजमेंट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉजिस्टिक्स, सर्विस इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क, सेक्टोरल प्लान फॉर इफिशिएंट लॉजिस्टिक्स एंड फैसिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या बोला है कि भारत जो है यूके को ओवरकम करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी 5 इकोनॉमीज़ कौन सी? यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद 5वां नंबर किसका हो गया है? इंडिया का। फिर उसके बाद है आपकी ह्यूरॉन इंडिया रिच। ठीक है, इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी नेटवर्थ आपकी 1000 करोड़ से ज़्यादा की है। इसमें देखिए टॉप पर आपके गौतम अदानी है, अब तो बेचारे रहे नहीं, उसके बाद मुकेश अंबानी है। इसमें टोटल 221 बिलियनर्स हैं सन 2022 में। ठीक है, 8 ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। ठीक है, अभी तक इसमें 46.25 करोड़ बेनिफिशरीज ऐड हो चुके हैं। ठीक है, और जिसमें से 55 मतलब तकरीबन आधे से ज़्यादा जो जनधन अकाउंट होल्डर्स हैं वो कौन है? आपकी विमेन है। देखिए एक रिपोर्ट है फूड बैरेंस, ये किसने रिलीज़ करी है? फूड बैरेंस 2022 क्राइसिस प्रॉफिटिंग डिजिटलाइजेशन एंड शिफ्टिंग पावर, ये ईटीसी ग्रुप ने पब्लिश करी है, जिसके कहा गया कि फूड बैरेंस इज शिफ्टिंग ईस्ट। ठीक है, तो इसमें 5 ऐसी एग्रो फूड कंपनीज़ हैं, उनके नाम बताएंगे, जिसमें आपके देखिए कौन कौन सी हैं। गेंटा ग्रुप है चाइना का, फिर बेयर है, फिर BASF है जर्मनी का, फिर कॉर्टेवा है और फिर UPL है इंडिया का। ठीक है, पेप्सिको, नेस्ले और JBS दुनिया की 3 सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज सेल्स में जो रिकॉर्ड किया है इन्होंने, इन 3 कंपनीज ने किया है। और इंडिया में जोमैटो, स्विगी और जोमैटो 9वें और 10वें नंबर पर हैं ई-कॉमर्स बेस्ड फूड डिलीवरी कंपनीज़ में। ठीक है, और जो चाइना की मेटुआन है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ई-कॉमर्स फूड डिलीवरी कंपनी है। ठीक है, इसके बाद है आपका जेंडर स्नैपशॉट 2022, इसका टाइटल क्या है? प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, द जेंडर स्नैपशॉट 2022। ये लॉन्च किए UN विमेन और UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। ठीक है, इसके हिसाब से जिस हिसाब से भी हम चल रहे हैं उसमें मेन और विमेन के बीच में जो जेंडर गैप है उसको कंप्लीट करने में 286 ईयर्स लग जाएंगे। ओके, इसके बाद है आपका 11th एग्रीकल्चर सेंसस, ये किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। फिर इसके बाद द पावर सेक्टर्स रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये उज्ज्वल भारत उज्ज्वल अभियान पावर एट 2047, ये तहत इसके लॉन्च की गई 30 जुलाई 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। फिर इसके बाद का नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर, ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया, जिसके तहत ग्रिड कनेक्टेड सोलर जो रूफटॉप सोलर प्लांट्स हैं वो 40,000 मेगावाट तक के लगाए जाएंगे। पीरियड क्या है इसका? सन 2026 तक का। ये किसके अंतर्गत आता है? नेशनल सोलर मिशन के, जिसके तहत टारगेट रखा गया है कि सन 2022 तक, ओरिजिनल टारगेट 20 गीगावाट था बट इसको बढ़ा के 100 गीगावाट कर दिया गया। ठीक है, जिसमें से रूफटॉप सोलर का पार्ट होगा 40 गीगावाट। नमस्ते, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च की है।
ठीक है। कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है एक तरीके से उसको इसमें ख़त्म करना, टोटल सैनिटेशन वर्क में स्किल्ड वर्कर्स को इंट्रॉक्ट करना, और जो सैनिटेशन वर्कर्स में जीरो फैटिलिटीज, अक्सर सुनते होंगे कि सीवर में उतरने से इतने मज़दूरों की, 2 मज़दूरों की, 4 मज़दूरों की डेथ हो गई है, उसको रोकना। ओके। इसके बाद आपका बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 असेसमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसके तहत स्टेट्स को मेज़र किया जाता है कि हाउ दे आर रिफॉर्मिंग देयर इकोसिस्टम टू मेक इट मोर बिजनेस फ्रेंडली। इसमें अगर आप देखेंगे तो टॉप अचीवर्स में आपका हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना। अचीवर्स में आपके आते हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। एस्पायर्स में है असम, छत्तीसगढ़, गोवा। इमर्जिंग में है आपके अंडमान निकोबार, बिहार और चंडीगढ़। इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जैसे झारखंड है, केरला है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल, ये आपके एस्पायर्स कैटेगरी में हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं वो आपके इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कैटेगरी में आते हैं। ओके। इसके बाद आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022, ये किसने लॉन्च करी है? ये स्टार्टअप जीनोम इन्होंने पब्लिश करी है। इसके तहत केरला हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, ठीक है। ये पहली बार लॉन्च की गई थी 2012 में। इसकी की फाइंडिंग्स क्या है? ये 540 कंपनीज जो हैं वो यूनिकॉर्न स्टेटस क्या होता है? अगर किसी कंपनी का टोटल वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है तो वो यूनिकॉर्न काउंट की जाती है, ठीक है। इसमें सेवरल इंडियन इकोसिस्टम्स हैव रीजन इन रैंकिंग, जिसमें दिल्ली है आपका 26वें नंबर पर, बेंगलोर आपका 22वें नंबर पर है, टॉप पर आपका सिलिकॉन वैली है जो कि कैलिफोर्निया में है। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क है। इंडिया में अगर आप आएंगे तो बेंगलोर है 5वें नंबर पर, दिल्ली है 8वें नंबर पर, मुंबई है 6वें नंबर पर। सॉरी, ये परफॉर्मेंस है। रैंकिंग में अगर आप जाएंगे बेंगलोर की 22 है, दिल्ली की 26 है और मुंबई की 36 है। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट ये निकाली है प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर विवेक देवराय, और प्रिपेयर करी है द इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस ने। इसके 5 की एरियाज थे: इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर मार्केट डायनेमिक्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये बेस्ड है आपकी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे एंड UDISE। इसमें क्या गया है कि 1% लोगों ने 6 से 7% जो टोटल इनकम अर्न हुई उसको वो उनके पास गई, और बॉटम 50% के पास 22 करोड़ 22% टोटल इनकम गई। ओके। आहार एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा ने इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एशिया की का लार्जेस्ट B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर लॉन्च किया। कहाँ पर? प्रगति मैदान, दिल्ली में। ये आपको याद रखने की चीज़ है बस। रैम्प रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, ये रैम्प आप इसको याद रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है? ये MSME से रिलेटेड है। ये किसका है? वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है, और इसका एम है टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ MSME इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद है आपका स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। ये ध्यान रखने की चीज़ है। इसके बाद है आपका नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की। इसका लैंड मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई भी सरकारी भूमि है या कोई भी भूमि है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए कि वो उससे आप कोई कैपिटल जनरेट कर सकें, कोई कैपिटल अर्न कर सकें, वो आपका लैंड मोनेटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। इसके लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की स्थापना के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। ये एक होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी होगी
इसका स्टार्टअप इनिशियल कैपिटल होगा 5,000 करोड़ का और टोटल पेड अप शेयर कैपिटल होगी 150 करोड़ की। एमएसएमई इनोवेशन स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया है। इसमें 1 करोड़ तक का कमर्शलाइजेशन ऑफ आइडिया, डिज़ाइन और पेटेंट के लिए इक्विटी सपोर्ट दिया जाएगा। इसका फंड मैनेजर है सिडबी और होस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं आईआईटीज़, आईएससीज़ और एनआईटीज़ वगैरह। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसकी रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुई है फेज़ 2 की। उसके हिसाब से जिसमें नई डायमेंशंस ऐड की गई हैं वो डेथ रजिस्ट्रेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, डिसेबिलिटी एंड एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटीज़ को ऐड किया गया है। पहला नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे हुआ था 1992-93 में। इसमें बताया गया है कि जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 से घट के अब कितनी हो गई है 2, और नेशनल लेवल पर मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में ये 2.2 थी और 5 में अब ये 2 हो गई है। सिर्फ 5 स्टेट्स ऐसे हैं, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर, जिनकी फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा आपकी है बिहार और मेघालय की, ठीक है, और सबसे कम है सिक्किम, अंडमान निकोबार की। उत्तर प्रदेश की टोटल 2.4 है, जिसमें से रूरल एरियाज़ की रूरल एरियाज़ की 2.5 है और अर्बन एरियाज़ की 1.9 है, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे तो अर्बन एरियाज़ में 2.7 था ये आंकड़ा 1992-93 में, जो कि अब घट के 1.6 हो गया है। वेस्ट बंगाल अलॉन्ग विद बिहार रिमेन्स वन ऑफ द स्टेट्स विद हाईएस्ट रेट ऑफ अंडर एज मैरिज। चाइल्ड मैरिज सबसे ज़्यादा आपकी वेस्ट बंगाल और बिहार में हो रही है, ठीक है। ओवरऑल डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ कम डाउन मार्जिनली, कितना हो गया अभी 29.3 हो गया है, जिसमें हाईएस्ट डोमेस्टिक वायलेंस होता है कर्नाटका में, बिहार, तेलंगाना, मणिपुर और तमिलनाडु। लक्षद्वीप हैज़ द लीस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। ओके, ये बाकी डेटा है अगर आप देखेंगे जो इसमें दिया गया है। ओके, थैंक यू।